नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो अ, अक्सर सुर्खियों से तो दूर रहता है, लेकिन राज्यों के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 165 की, यानी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद की। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर राज्य सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है। जब सरकार किसी कानूनी पचड़े में फंसती है तो अदालत में उसका पक्ष कौन रखता है। ये सवाल तो उठता है कि राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन है। और हाँ, इसका जवाब अनुच्छेद 165 में मिलता है। पर सवाल ये भी है कि क्या ये पद सिर्फ एक सरकारी वकील का है या इससे कुछ बढ़कर है। तो चलिए इस पद की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि महाधिवक्ता की भूमिका असल में है क्या, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, और क्या वो सिर्फ सरकार के सलाहकार हैं या फिर कानून के भी रखवाले। शुरुआत करते हैं सीधे अनुच्छेद 165 से। हाँ। ये कहता क्या है? मोटे तौर पे इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियुक्ति और योग्यता के बारे में। तो अनुच्छेद 165 क्लॉज 1 ये कहता है कि हर राज्य का राज्यपाल एक महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और दिलचस्प बात यह है कि इस पद पर सिर्फ वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये तो काफी ऊंची योग्यता है, बिल्कुल। और ये योग्यता ही इस पद के महत्व को दिखाती है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने वाला व्यक्ति कोई साधारण वकील नहीं, बल्कि न्यायिक समझ और अनुभव के लिहाज से बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। हमारी जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट जज बनने के लिए, जैसा संविधान में लिखा है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, कम से कम 10 साल तक कोई न्यायिक पद संभाला हो, या फिर कम से कम 10 साल तक किसी हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव हो। वैसे प्रैक्टिकली देखें तो अक्सर सीनियर वकीलों को ही ये जिम्मेदारी मिलती है। और ये नियुक्ति की प्रक्रिया क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को भी चुन लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, एक प्रक्रिया है। देखिए, संविधान के अनुसार नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, पर हम जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल ज्यादातर राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। तो असल में महाधिवक्ता की नियुक्ति में उस समय की जो सरकार होती है उसकी काफी अहम भूमिका होती है। और हाँ, ये पहलू इस पद के क्या कहते हैं, राजनीतिक एंगल को भी दिखाता है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं अनुच्छेद 165 के दूसरे हिस्से पर। महाधिवक्ता के काम क्या हैं? अनुच्छेद 165(2) हाँ, ये कहता है कि महाधिवक्ता का कर्तव्य राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना है और ऐसे दूसरे कानूनी कर्तव्य निभाना है जो राज्यपाल उन्हें सौंपे, और साथ ही उन्हें संविधान या किसी और कानून से मिले काम भी करने होते हैं। इसका मतलब सिर्फ कोर्ट में खड़े होना ही नहीं, सलाह देना भी एक बहुत बड़ा काम है। सही पकड़ा आपने। उनका काम असल में बहुत फैला हुआ है। वो राज्य सरकार के, आप कह सकते हैं, प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं। सरकार कोई नई पॉलिसी बना रही हो, कोई नया कानून विधानसभा में लाने वाली हो, या किसी मौजूदा कानून को समझने का सवाल हो, इन सब पर महाधिवक्ता की राय ली जाती है। उनका काम ये पक्का करना है कि सरकार जो भी कदम उठाए वो कानूनी तौर पर सही हो। उन्हें एक तरह से सरकार की कानूनी ढाल भी कहा जा सकता है। जैसा कि आपने कहा, हमारे सूत्रों में भी इसका जिक्र है। वो सरकार को कानूनी मुश्किलों से बचाते हैं और अदालतों में सरकार का पक्ष रखते हैं। अच्छा, तो क्या वो विधानसभा की कार्यवाही में भी हिस्सा ले सकते हैं? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। संविधान का अनुच्छेद 177 ये कहता है कि महाधिवक्ता को राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा, और अगर विधान परिषद है तो वहां भी, की कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। वो किसी कमेटी के सदस्य भी हो सकते हैं अगर उन्हें बनाया गया हो, लेकिन हाँ, उन्हें सदन में वोट देने का अधिकार नहीं होता। वोट का अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि वो चुने हुए सदस्य नहीं होते ना। ये अधिकार उन्हें इसलिए दिया गया है ताकि वो बिल वगैरह पर कानूनी नजरिए से अपनी बात रख सकें और सदस्यों के सवालों का जवाब दे सकें। अच्छा, ये तो वाकई महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अनुच्छेद 165 के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, कार्यकाल और वेतन। क्लॉज 3 कहता है कि महाधिवक्ता राज्यपाल की मर्जी तक पद पर बने रहेंगे और उन्हें वो सैलरी मिलेगी जो राज्यपाल तय करें। ये राज्यपाल की मर्जी तक, इसका क्या मतलब है असल में? राज्यपाल की मर्जी तक या प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये एक संवैधानिक भाषा है। लेकिन जैसा हमने नियुक्ति के समय बात की थी, राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब ही होता है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल काफी हद तक उस समय की सरकार के कार्यकाल से जुड़ा होता है।
जब सरकार बदलती है तो आमतौर पर महाधिवक्ता भी इस्तीफा दे देते हैं या फिर नई सरकार उन्हें हटाकर अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करती है। ओ, तो इसका मतलब है कि उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, कोई 5 साल या ऐसा कुछ नहीं? हाँ, उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। ये उन्हें एक तरह से सरकार के प्रति जवाबदेह तो बनाता है, लेकिन यहीं से उनकी स्वतंत्रता पर सवाल भी उठते हैं। मतलब अगर उन्हें हमेशा ये डर रहेगा कि सरकार बदलते ही पद चला जाएगा, तो क्या वो सरकार को ऐसी कड़वी कानूनी सलाह दे पाएंगे जो शायद राजनीतिक तौर पर फायदेमंद ना हो? ये एक मुश्किल बैलेंस है। और सैलरी, वो कितनी होती है? जहां तक सैलरी की बात है, ये हर राज्य में अलग अलग हो सकती है और राज्यपाल तय करते हैं। कुछ जानकारी के अनुसार 2024 में ये रकम लगभग 2 से 3 लाख रुपए महीना या उससे भी ज्यादा हो सकती है, और साथ में दूसरे भत्ते भी मिलते हैं। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आखिर संविधान बनाते समय इस पद की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या इस पर संविधान सभा में कोई खास बहस हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस पद की बहुत जोरदार वकालत की थी। हाँ, उनका मानना था कि जैसे केंद्र सरकार के पास अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही राज्यों के पास भी अपना एक हाई लेवल कानूनी सलाहकार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि महाधिवक्ता की योग्यता हाईकोर्ट जज के बराबर हो। क्यों? ताकि राज्य सरकार को जो कानूनी सलाह मिले वो बेस्ट क्वालिटी की हो और सरकार सही कानूनी रास्ते पर चले। बिल्कुल। संविधान बनाने वालों का मकसद एकदम साफ था, राज्य के शासन को एक मजबूत कानूनी आधार देना। ये सिर्फ एक वकील का पद नहीं था, बल्कि ये पक्का करने का एक तरीका था कि राज्य सरकारें कानून के दायरे में रहकर काम करें और उन्हें एक्सपर्ट कानूनी गाइडेंस मिले। जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, इसकी प्रेरणा काफी हद तक ब्रिटिश सिस्टम के अटॉर्नी जनरल के पद से ली गई थी, जो सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। आइडिया ये था कि कार्यपालिका को अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने के लिए एक समर्पित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ की जरूरत होती है। ये तो हुई संवैधानिक और ऐतिहासिक बातें, लेकिन आज के दौर में अनुच्छेद 165 जमीनी हकीकत में, मतलब प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? क्या कुछ हाल के उदाहरण हैं जो इस पद की अहमियत दिखाते हों? हाँ, बिल्कुल है। हाल के सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां महाधिवक्ता की भूमिका काफी अहम रही है। हाँ, जैसे कि हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि 2024 में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता ने वो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA से जुड़े कुछ मुकदमे थे, उनमें राज्य सरकार का पुरजोर बचाव किया। इसी तरह महाराष्ट्र में महाधिवक्ता की भूमिका तब बहुत महत्वपूर्ण हो गई जब राज्यपाल और सरकार के बीच कुछ बिलों की वैधता को लेकर कुछ मतभेद सामने आए थे। सही। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये पद सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि राज्य के जो कानूनी और कभी-कभी राजनीतिक लड़ाइयां होती हैं, उनमें ये सक्रिय भूमिका निभाता है। एक और बहुत चर्चित मामला जिसका जिक्र हमारे पास मौजूद जानकारी में भी है, वो 2023 का दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार का मामला है। हाँ, वो सर्विसेज वाला मामला। हाँ, वही। ये मामला मुख्य रूप से दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर कंट्रोल को लेकर था। मतलब दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले पे किसका अधिकार होगा, चुनी हुई सरकार का या केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल का? इस जटिल संवैधानिक लड़ाई में दिल्ली के तत्कालीन महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने न सिर्फ बहस की, बल्कि सरकार को कानूनी स्ट्रैटेजी बनाने में भी महत्वपूर्ण सलाह दी। ये उनके अनुच्छेद 165(2) वाले कर्तव्यों का सीधा उदाहरण है। और उस मामले का नतीजा क्या रहा था? मुझे याद है काफी चर्चा हुई थी। इस खास मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो दिल्ली सरकार के पक्ष में आया था जी। हालांकि बाद में केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई और फिर संसद से कानून भी पास हो गया, वो एक अलग कहानी है जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जीत मिली थी, उसने ये जरूर दिखाया कि एक काबिल महाधिवक्ता किस तरह राज्य के अधिकारों के लिए लड़ सकता है और मुश्किल संवैधानिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष कितने प्रभावी ढंग से रख सकता है। जी। ये केस इस बात का उदाहरण है कि कैसे ये संवैधानिक प्रावधान और महाअधिवक्ता जैसा पद असल में शक्ति संतुलन और शासन के कामकाज को प्रभावित करते हैं। जी। ये सिर्फ कोर्ट में जीत हार का मामला नहीं था, बल्कि राज्य की स्वायत्तता से जुड़ा एक अहम कानूनी संघर्ष था। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि ये पद कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन यहीं से वो मुश्किल सवाल भी उठता है जिसका जिक्र हमारे सूत्रों में काफी सीधे तौर पर किया गया है। सवाल ये कि क्या महाधिवक्ता केवल सरकार का पक्ष लेते हैं या वे कानून के प्रति भी उतने ही निष्ठावान होते हैं? क्या उन्हें सिर्फ सरकार का वकील माना जाए या कानून का रक्षक भी?
कभी कभी तो ये सवाल भी उठता है, जैसा कि एक स्रोत पूछता है, क्या एजी सरकार का चमचा है? ये भाषा थोड़ी कड़ी जरूर है, पर ये उस दुविधा को दिखाती है जो इस पद के साथ जुड़ी हो सकती है। देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और शायद इस पद की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। एक तरफ उनकी नियुक्ति सत्तारूढ़ सरकार की सलाह पर होती है और उनका कार्यकाल भी, जैसा हमने देखा, काफी हद तक सरकार पर निर्भर करता है। उन्हें सरकार की नीतियों का, उसके फैसलों का अदालत में बचाव करना होता है, ये उनका काम है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी योग्यता हाईकोर्ट जज के बराबर रखी गई है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 की एक टिप्पणी में, जिसका जिक्र हमारे पास है, इसी बैलेंस की बात की थी। एजी सरकार का वकील है लेकिन कानून का रक्षक भी। ये दोनों भूमिकाएं हैं। तो फिर ये बैलेंस कैसे साधा जाता है? क्या ये मुमकिन भी है कि वो सरकार के प्रति वफादार भी रहें और कानून के प्रति निष्पक्ष भी? ये तो बड़ी मुश्किल बात लगती है। ये बहुत ही कठिन संतुलन है, इसमें कोई शक नहीं। आइडियल सिचुएशन में तो महाधिवक्ता को सरकार को ऐसी सलाह देनी चाहिए जो कानूनी रूप से सही हो, भले ही वो सरकार को राजनीतिक रूप से पसंद ना आए। उन्हें सरकार को आगाह करना चाहिए अगर कोई प्रस्तावित कदम कानूनी तौर पर गलत है। लेकिन असल में ये बहुत कुछ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो इस पद पर है, उनकी अपनी ईमानदारी, उनकी अपनी समझ, और हाँ, उस सरकार पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी स्वतंत्र सलाह सुनने को तैयार है। कार्यकाल की अनिश्चितता वो तो एक दबाव बनाती ही है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पद को और ज्यादा स्वतंत्रता देने के उपायों पर विचार होना चाहिए ताकि वो बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा सके। तो ये कहा जा सकता है कि ये पद एक तरह के एक लक्ष्मण रेखा पर खड़ा है, सरकार के हितों और कानून के सिद्धांतों के बीच। हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। उन्हें सरकार का बचाव करना है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उन्हें सरकार का विश्वास पात्र बनना है, पर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को भी कायम रखना है। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष या कह लीजिए बैलेंसिंग एक्ट है। उनकी सफलता इसी बात में है कि वो इस दोहरी भूमिका को कितनी कुशलता और ईमानदारी से निभा पाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने अनुच्छेद 165 को करीब से देखा और समझा कि महाधिवक्ता जो है वो राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं जी। उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर होती है और उनके लिए हाईकोर्ट जज बनने की योग्यता रखना जरूरी है। ये बेसिक बातें जी। उनका काम सिर्फ कोर्ट में बहस करना नहीं है, बल्कि राज्य सरकार को हर तरह के कानूनी मामलों पर सलाह देना, कानूनों की कानूनी पड़ताल में मदद करना और यहां तक कि विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेना भी है। संक्षेप में कहें तो, जैसा कि हमारे सूत्र भी इशारा करते हैं, वो राज्य के कानूनी दिमाग की तरह काम करते हैं, जो सलाह और पैरवी के जरिए सरकार की कानूनी ढाल बनते हैं। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये पद राज्य सरकार को एक हाई लेवल कानूनी एक्सपर्टीज मुहैया कराता है, जो न सिर्फ कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए जरूरी है, बल्कि अच्छे शासन मतलब गुड गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ को पक्का करने के लिए भी बहुत जरूरी है। विशेषज्ञ कानूनी सलाह के बिना सरकारों के लिए आज के इतने जटिल कानूनी माहौल में सही ढंग से काम करना वाकई मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने का विषय हो सकता है। हमने देखा कि महाधिवक्ता सरकार के कानूनों और कामों का बचाव करते हैं, उन पर सलाह देते हैं, लेकिन ये देखते हुए कि उनका कार्यकाल काफी हद तक सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है, तो राज्य के भीतर शक्ति संतुलन मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखने के लिए कानून की उनकी स्वतंत्र और निष्पक्ष व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या मौजूदा व्यवस्था उन्हें वाकई इतनी स्वतंत्रता देती है कि वो जरूरत पड़ने पर सरकार को कड़वी मगर कानूनी रूप से सही सलाह दे सके? ये सवाल सीधे तौर पर उनके पद की स्वतंत्रता, उनकी निष्पक्षता और अंततः भारत में लोकतंत्र में कानून के शासन की मजबूती से जुड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है ये।